अच्छे से क्लियर कर लो। लेकिन उसके साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि सीख लेना बस। सही बात, ठीक है ना? बस चलिए हेडिंग डालिएगा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट थोड़ा सा लिखवाया था, एक बार चेकआउट कर लो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोसेसर को भी मैनेज करता है। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है, यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है, यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर है, तो अलग अलग यूजर को प्रदान किए जाने वाले समय को भी प्रदान करता है, समय को भी प्रदान करता है। अच्छा, ये लाइन समझ में आई क्या कि समय को भी प्रदान करता है? हमारी टाइम बचाता है। क्या करता है? टाइम बचाता है। टाइम बचाता भी है, ये भी कह सकते हो। लेकिन मेन चीज क्या है, अभी मान लीजिए मैं क्लास खत्म होने के बाद बाहर बैठ जाऊं और आप सभी को क्या है, कुछ पूछना है, तो मैं क्या करूंगी, सबको अलग अलग समय दूंगी ना, हर आदमी को अपना समय दूंगी। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जब बहुत सारी टास्क चल रही होती है, सपोज आपने वर्ड भी चला दिया, एक्सेल भी चला दिया, पावर पॉइंट भी चला दिया, इंटरनेट भी चला दिया, तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस का मैनेजमेंट करेगा कि मुझे पहले किसको समय देना, पहले इसको प्रोसेस करना, फिर इसको समय देना, फिर इसको प्रोसेस करना। अगर सारों को एक साथ करेगा तो क्या होगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो सिस्टम हैंग ना हो, वो उसके लिए क्या करता है, उस प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है कि सिस्टम में कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो। देखिए, इसी प्रकार मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अलग अलग जॉब को जॉब मतलब अलग अलग कार्य को, अलग अलग टास्क को अलग अलग समय प्रदान किया जाता है, अलग अलग समय प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट लिखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अनाधिकृत यूजर से अनऑथराइज्ड, यानी कि जिस व्यक्ति को अधिकार ना हो, अनाधिकृत यूजर, सपोज मेरा सिस्टम है तो मेरे सिस्टम पे यूजर और पासवर्ड लगा हुआ है और उसको चलाने का अधिकार किसको है, उसके लिए अधिकृत मैं हूँ, और आप उसके लिए क्या है, अनाधिकृत, आपके पास कोई अधिकार नहीं है उसको चलाने का। तो ये कह रहा अनाधिकृत यूजर से सुरक्षा भी प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या देता है, एक ऑप्शन देता है कि आप अपने सिस्टम में यूजर और पासवर्ड लगा लो, तो उससे क्या हो रहा है, वो अनऑथराइज्ड यूजर के एक्सेस करने से बचा रहा है। अगर आपने यूजर और पासवर्ड लगा लिया तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। सिस्टम में अपनी कुछ फाइलें विश्वसनीय हो सकती हैं। सिस्टम में अपनी कुछ फाइलें विश्वसनीय हो सकती हैं जिनकी हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिनकी हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम गैर अनाधिकृत यूजर को
फाइलें एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता है। गैर अनाधिकृत यूजर को फाइलें एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना। यूजर के काम करने के लिए सिस्टम का जो इंटरफेस है वो कौन देता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को वह प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां से वह विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस रन कर सकता है। यह मल्टी यूजर इंटरफेस भी प्रदान करता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। उबंटू के बारे में थोड़ा सा बस मुझे क्या इंट्रोडक्शन सा देना, आपको बताना है कि उबंटू कैसे है। सीडी अगर शामली में मिल गई तो एक बार इंस्टॉल करके दिखा देंगे तो विंडो और उबंटू का फर्क अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, उसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग, हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं वो तो हमें समझ में आ गए कि पूरे सिस्टम को, अब आप ये देखो, मेमोरी का मैनेजमेंट भी यही करता है, प्रोसेस का मैनेजमेंट भी यही करता है, फाइलों की हैंडलिंग भी यही करता है, और इंटरफेस भी यही दे रहा है, सिक्योरिटी भी यही दे रहा है। यानी कंप्यूटर के लिए जिम्मेदार सब कुछ कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप के कैटेगरी के हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। दो तो हमें पता है नॉर्मली, वो तो हमें क्या है, वो उसके यूज के पर्पज से पता है कि वो क्या करता है। एक तो मल्टी यूजर है, यानी कि उस पर क्या करते हैं, एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं। एक मल्टीटास्किंग है कि एक से ज्यादा बहुत सारी टास्क भी चल सकती हैं। जिन पर एक ही चल रही है वो सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर है। ठीक है। लेकिन वैरायटी के बेस पे अगर हम देखें तो कौन कौन से होते हैं, लिखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों 21 तारीख से 25 तारीख के बीच किसी भी दिन आपका आईटी का एग्जाम हो सकता है। तारीख आपको बता दी जाएगी जब दिवाली की छुट्टी डलेगी, लेकिन ये डिसाइडेड है 21 से 25 के बीच में होना है। अरे मैं अभी की बात बोल रही हूँ, नवंबर में जो इंस्टीट्यूट पर आपका एक मॉक एग्जाम होगा। ठीक है। मॉक एग्जाम इन द सेंस जैसा एग्जाम होने वाला है सेम एज इट इज उसी के पैटर्न पे हम लोग आईटी का एग्जाम कंडक्ट करेंगे यहाँ, ये चेकआउट करने के लिए कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी हो चुकी, कितनी और इम्प्रूव करनी है। ठीक है। नहीं, पहले नवंबर में होगा फिर दिसंबर में होगा। जो नवंबर में कमियां आएंगी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, वो ताकि आप अपनी इम्प्रूव कर सको अगले एग्जाम के लिए। ठीक है ना। नवंबर में पूरा करा दोगे मैडम? हाँ, आईटी का सिलेबस आराम से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आगे। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के अलग कार्यों के, अरे इस लाइन से नेक्स्ट ही तो लिखना है, कई प्रकार के होते हैं। अगली लाइन लिखनी है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। हो गया। आप किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करेंगे, आप किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करेंगे, यह आपकी आवश्यकता पे निर्भर करता है। भाई जैसी आपकी जरूरत होगी आप उसी हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लेना। जैसे आपको सॉलिड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है सिक्योरिटी पर्पज से, तो आप लाइनक्स की तरफ जाओगे।
यूजर फ्रेंडली चाहिए तो आप एक्सपी की तरफ जाओगे। समझ रहे हो ना बात को? तो ये आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर 1 बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच नंबर 2 टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इसमें इतना ही काफी है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो एक साथ, जैसे अभी आपका क्या एक बैच है और मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ पूरे बैच को क्या कर सकता है, रन कर सकता है। बैच में अभी आप क्या हो, स्टूडेंट्स हैं, उसके बैच में कौन होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है ना, उसके बैच में क्या होंगे, कंप्यूटर्स होंगे। वो एक साथ एक ग्रुप को रन कर रहा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला लिखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग से आपको कुछ याद आ रहा होगा, जैसे कि मल्टीटास्किंग। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या सेंस जा रही है, मल्टी यूजर, और टाइम शेयरिंग से जा रही है कि वो क्या कर रहा है, सबको टाइम दे दे के चल रहा है हर एक टास्क। जैसे कि बहुत सारे सिस्टम खुले हुए हैं, एक सिस्टम पे वर्ड खुल रहा है, एक पे एक्सेल, तो वो थोड़ा टाइम उसको देगा, थोड़ा इसको देगा, थोड़ा इसको देगा, तो सबको क्या करेगा, टाइम शेयर करेगा। लेकिन सेंस तो वही जा रही है ना, यानी कि मैंने कहा था कि बेसिकली तो हमारे दो ही होते हैं, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। अब उनको उनके वो नाम कैसे भी चेंज कर ले, जैसे उसने मल्टी यूजर को क्या बोल दिया कि एक को बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, एक को क्या बोल रहा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ रहे हो कि वो हर यूजर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा है, यानी कि एक जो सीपीयू है वो उसकी जो सर्विस है, सेवा है, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको कौन बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है? क्या इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी वैरायटीज है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना, तो इनमें अपने वर्ड्स में दो दो लाइनें मेंशन कर देना बस, ठीक है। अच्छा एक काम करो, एक हेडिंग डालो, उसमें कुछ नाम मेंशन कर लो कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर यूज होते हैं। डेस्कटॉप व लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 विंडोज। विंडोज के बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं, कहाँ से, इसके अंदर ही ब्रैकेट लगा के लिख लो। विंडो 95 से शुरुआत हुई, फिर कौन आया, 98 आया, विंडोज 98, फिर विंडोज NT आया, विंडोज 2000 आया, 2003, फिर विस्टा, XP 7, 8, 10 आदि। 95 से स्टार्ट, ठीक है, विंडोज के सारे वर्जन। नेक्स्ट लिख लीजिए लाइनेक्स। नंबर 2 लाइनेक्स, नंबर 2 यूनिक्स। यूनिक्स को ही लाइनेक्स किया गया, इसलिए लाइनेक्स लिख लो खाली। मैक OS लिख लो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MAC मैक ऑपरेटिंग सिस्टम OS। एक लिख लो उबंटू, अगर एक नंबर में पूछ ले उबंटू क्या है तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। लाइनेक्स के अंदर ही है, अलग है, लाइनेक्स अलग है, उबंटू अलग है, मैक OS अलग है, ठीक है। अब लिख लो मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए वो कहीं मैचिंग कराने लगे, है ना, तो पता होना चाहिए कि कौन से वाला किसके लिए यूज हो रहा है। ये तो किसके लिए है, डेस्कटॉप के लिए और लैपटॉप के लिए। अभी जो मैं बता रही हूँ वो किसके लिए, मोबाइल और टैबलेट वगैरह के लिए। नंबर 1 लिख लो एंड्रॉइड। जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका है, मोबाइल फोन का, सबको ही पता है वैसे तो। दूसरा है iOS, वो उसके लिए आईफोन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम।
बस ठीक है। ये छोड़ दो, जो अपडेट है ना फिलहाल उसको करो। वैसे तो पता नहीं फोन के बारे में कितना कुछ होगा। ठीक है, अभी हेडिंग डाल दो जरा उबंटू। उबंटू के बारे में थोड़ा सा लिख लो बस। उबंटू, UBUBTU, UBUBTU, उबंटू लिखो। उबंटू एक फ्री डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक फ्री डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर फ्री है तो किस पर आधारित होगा? ओपन सोर्स। और ओपन सोर्स पे कौन सबसे पहले आया? लाइनेक्स। तो ये क्या है? लाइनेक्स पे बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो कोडिंग है, जो उसका वो कहाँ है? इंटरनेट पर फ्री है। किस लाइसेंस के अंदर? GNU GPL के अंदर। GPL मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस। अगर आपको उसको अपने नाम से पब्लिश करना है तो आप कोडिंग पे कहाँ चेंजेस करोगे? उसके कर्नल में। ये बात कल बताई थी फाइल सिस्टम में कि कर्नल क्या है? कर्नल लाइनेक्स का वो पार्ट है जहां पर वो सोर्स कोड लिखा हुआ है जिसमें आप परिवर्तन करके, एडिटिंग करके जिसको अपने नाम से आगे कर सकते हो। ठीक है, अब लिखो। यह लाइनेक्स पर आधारित है। उबंटू एक फ्री डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक फ्री डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह लाइनेक्स पर आधारित है। यह एक विशाल परियोजना है। यह एक विशाल परियोजना है। जो दुनिया भर के लाखों लोगों को भी, जो दुनिया भर के लाखों लोगों को भी, लाखों लोगों को सभी प्रकार के कंप्यूटिंग उपकरणों पर, सभी प्रकार के कंप्यूटिंग उपकरणों पर मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित मशीनों को चलाने में सक्षम बनाती है। उबंटू कई शेप और साइज में आता है। उबंटू कई शेप और साइज में आता है। उबंटू एक पूर्ण लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक पूर्ण लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। हो गया सबका? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम और फंडामेंटल का टॉपिक अब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम आज खत्म हो गया। 3-4 क्लासेस में मैंने जो कुछ भी था इसमें पढ़ाने का सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, कल हम दोबारा से क्या बोलते हैं MS वर्ड के टॉपिक जहाँ छोड़ा था हमने वहां से हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, MS वर्ड स्टार्ट करने के बाद अभी जैसे दिवाली से पहले कोशिश ये है हमारी कि क्योंकि ये सारा क्या है, इसमें जो भी है प्रैक्टिकली आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिशियल वर्क सीखना है इसके अंदर तो सारा। ठीक है, सारा ऑफिशियली सारा वर्क सीखने के बाद दिवाली के जस्ट बाद हम लोग यहाँ पे जो है HTML की वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। मीन्स आपकी जो क्लास है वो एक वर्कशॉप के रूप में चलेगी। कैसे? सब लोगों को आवाज दी, सब लोगों को एक एक वेबसाइट दे दी जाएगी। सब लोग उस वेबसाइट पे काम करेंगे। डेली जितना यहाँ सिखाया जाएगा, जिसके पास अपना लैपटॉप है, जो भी नोटबुक या जो कुछ भी है वो अपना डेली लेके आओगे। जिनके पास नहीं है वो ऊपर करेंगे। ठीक है, वो ये क्योंकि जब मैं यहाँ सामने बैठ के करती रहूंगी तो आप लोग यहाँ बैठ के साथ करते रहोगे। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग अपनी एक एक सिस्टम फिक्स कर लेना ग्रुप में। सपोज दैट
ऊपर आप 2 लोग, जो जिसके साथ जिसकी कंपनी बढ़िया है वो 2 या 3 लोग मिलके एक सिस्टम फिक्स कर लेना, डेली उसी सिस्टम पे बैठना और अपनी अपनी वेबसाइट का एक फोल्डर बना के स्टार्ट करके काम शुरू करना। आप लोग फिर डेली उसी सिस्टम पे बैठोगे और उसी सिस्टम पे बैठ के उसी पे ही अपनी जो वेबसाइट है वो उसी पे ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जिनके पास सिस्टम नहीं है वो घर जाके तो नहीं कर सकते, वो यहीं पे करेंगे अपना प्रैक्टिकल। जितना यहाँ से सीख के जाओगे उतना ऊपर इंप्लीमेंट करोगे साथ के साथ, और जब वेबसाइट पूरी तैयार हो जाएगी फिर उसको रन करोगे, ठीक है। तो आपको खुद प्रैक्टिकली करके पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली अच्छा कैसे काम होता है। तो थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों को, ठीक है। एग्जाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना समझते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे, डेली क्वेश्चन लिखते चलेंगे कि एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए अब आप कर सकते हैं।